एक दिन मैं बैठा हुआ था और सोच रहा था कि जो एमपी हम चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, उनको सैलरी देता कौन है और क्या उनको सैलरी मिलती भी है या नहीं मिलती है। और जो एमपी इलेक्शन के दौरान इतने सारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, उन्हें सैलरी की क्या सच में जरूरत भी होती है और उन्हें सैलरी देता कौन है और सैलरी उन्हें क्यों दी जाती है। ये बातें सोच सोच के फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, जिससे जैसे मेरे मन में क्वेश्चन है ऐसा हो सकता है कि और लोगों के मन में भी हो। यही सोच के फिर मैंने वीडियो बनाने की सोची। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि एमपी की सैलरी के बारे में और उन्हें सैलरी देता कौन है और उन्हें सैलरी क्यों दी जाती है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार 2024 में हुए 18वीं लोकसभा के इलेक्शन में 543 एमपीज में से 504 एमपीज ऐसे हैं जो करोड़पति है, यानी कि करीब करीब 93% एमपीज हमारे पार्लियामेंट में करोड़पति है। और ये नंबर 2019 में 88% था, जब 543 एमपीज में से 475 एमपीज करोड़पति थे। और 2014 के इलेक्शन में ये नंबर 82% था, जब 543 सीटों में से 443 एमपीज करोड़पति थे। और ये नंबर हर साल हर लोकसभा के इलेक्शन में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हर लोकसभा के इलेक्शन में करोड़पति एमपीज की पार्लियामेंट में संख्या बढ़ती जा रही है। 2024 के चुने हुए एमपीज में से सबसे ज्यादा रईस जो एमपी है वो है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, जो आंध्र प्रदेश की टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के कैंडिडेट थे, जो आंध्र प्रदेश की गुंटूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट थे। और उनके एसेट की वैल्यू करीब करीब 5700 करोड़ रुपए है। और वो फाउंडर और चेयरमैन है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यू वर्ल्ड के। और दूसरे सबसे ज्यादा रिचेस्ट एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी है, बीजेपी का एमपी है। उसके एसेट की वैल्यू करीब करीब 4508 करोड़ रुपए की है, और जो तेलंगाना की छेवेला कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी की सीट पर खड़े हुए थे और उस सीट को जीता बीजेपी की पार्टी से। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जो संगीता रेड्डी, जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की, जिसको उसके पिता डॉक्टर प्रताप रेड्डी अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर थे। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस से की थी। फिर उसने बीआरएस को छोड़ दिया और फिर कांग्रेस में शामिल हो गया और 2019 की सीट उसने कांग्रेस की तरफ से लड़ी थी, लेकिन एमपी की सीट पर हार गया। और 2024 के इलेक्शन में उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 2024 के इलेक्शन में वो एमपी की सीट जीत गया, एमपी बनाए। और तीसरा सबसे रिचेस्ट एमपी नवीन जिंदल है, जो हरियाणा की कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी बना है। उसके एसेट की वैल्यू करीब करीब 1241 करोड़ है। जो नवीन जिंदल चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का। और नवीन जिंदल बहुत सालों तक पहले कांग्रेस में था और उसके बाद उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और 2024 में उसने एमपी की सीट को बीजेपी की तरफ से जीत लिया। और 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने 543 में से 240 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की है, जिसमें से 227 बीजेपी के ऐसे एमपी है, यानी कि करीब करीब 95% जो करोड़पति है। और यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, जिसने 543 में से 99 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की है, जिसके 92 एमपीज यानी कि करीब करीब 93% उसके एमपीज करोड़पति है। और यदि मैं बात करूं एक डेटा के अनुसार, जिसने बताया कि जो कैंडिडेट जितना ज्यादा अमीर होगा उसके जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है इलेक्शंस में। और इस बार सिर्फ 1% ऐसे कैंडिडेट थे जिनके एसेट्स की वैल्यू 20 लाख रुपए या 20 लाख से कम थी बस। और इंडिया ने इस बार 2024 के इलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा जो रिकॉर्ड है दुनिया में इलेक्शन में सबसे ज्यादा खर्चा करने का, यानी कि इंडिया ने 2024 के इलेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा किया है। 1.35 लाख करोड़ रुपए इंडिया ने अपने 2024 के 18वीं लोकसभा के इलेक्शन में खर्च किए हैं। और ये इतने ज्यादा रुपए हैं कि ये अमेरिका के हुए 2020 के इलेक्शन, जिसमें 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उससे भी ज्यादा है। और इलेक्शन में खर्च करने के मामले में इंडिया ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। और यदि मैं बात करूं सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार, जिसने बताया है कि इंडिया में करीब करीब एक वोट की वैल्यू 1400 रुपये
हो गई है, जहां पर 2019 की लोकसभा के चुनाव में इंडिया ने 55 से 60 हजार रुपए खर्च किए थे और इस बार 2024 के इलेक्शन में इंडिया ने 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला इलेक्शंस में देश बन गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर पर लिमिट लगाई हुई है, जिसमें एमपी का कैंडिडेट सिर्फ 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और कोई एमएलए का कैंडिडेट 28 लाख और 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है डिपेंडिंग ऑन स्टेट। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में एमपी का कैंडिडेट सिर्फ 75 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और एमएलए का कैंडिडेट वहां पर सिर्फ 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई भी कैप नहीं है इलेक्शन में खर्च करने पर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कितना भी खर्च कर सकती है क्योंकि उन पर कोई भी कैप नहीं है एक्सपेंडिचर लिमिट की। हमारे पहले इलेक्शन जो 1951 और 1952 के बीच हुए थे उसमें एक एमपी के कैंडिडेट की लिमिट 25,000 रुपये थी और यदि बात मैं करूं 2019 के इलेक्शन में एक वोट की वैल्यू 700 रुपये थी, जो 2024 के इलेक्शन में बढ़कर 2 गुने यानी कि एक वोट की वैल्यू 1400 रुपये हो गई है। इंडिया में इतने महंगे इलेक्शन होने के बावजूद और इतने सारे एमपीज करोड़पति होने के बावजूद हमारी पार्लियामेंट एमपीज को उनकी सैलरी देती है और सैलरी के साथ साथ उनको अलाउंसेस भी देती है ताकि सारे एमपीज अपने काम को एक अच्छे तरह से कर पाए। 2018 में एमपीज की सैलरी को रिवाइज किया गया था, जो 2018 से पहले 50,000 थी उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया। एमपीज को जो बेसिक पे मिलता है वो 1 लाख रुपए है और उसके साथ साथ उन्हें अलाउंसेस भी मिलता है और उनके अलाउंसेस में उनको कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस 70,000 रुपए उन्हें कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस के लिए मिलते हैं और 60,000 उन्हें ऑफिस अलाउंसेस के लिए मिलते हैं और पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान उन्हें 2,000 रुपए डेली अलाउंसेस मिलता है पार्लियामेंट्री सेशंस के दौरान और इसके अलावा उन्हें 1.5 लाख टेलीफोन कॉल्स फ्री मिलती है और हाई स्पीड इंटरनेट डेटा भी दिया जाता है एमपीज को उनके ऑफिस में और एमपीज को 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट भी दी जाती है उनको और उनकी फैमिली को पूरे देश में ट्रैवल करने के लिए और एमपीज को 50,000 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फ्री दी जाती है और 40,000 किलोलीटर पानी एक साल में दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत उन्हें फ्री मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस भी दी जाती है उनको और उनके परिवार वालों को। इसका मतलब एमपीज को जब भी मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी उनको सारी सुविधाएं फ्री दी जाएंगी और एमपीज अपने टर्म को कंप्लीट करने के बाद पेंशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, जो 2018 से पहले 20,000 थी जिसे 2018 में बढ़ाकर 25,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया और एमपीज को एक प्राइम एरियाज में घर भी दिया जाता है। यदि कोई एमपी घर नहीं लेना चाहता है तो उसे हाउसिंग अलाउंसेस भी दिया जाता है जो करीब 2 लाख रुपए पर मंथ होता है और ये सारी चीजें एमपीज को अपनी बेसिक सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस भी मिलता है और ये सारी चीजें एमपीज को दी जाती है ताकि वो अपने फंक्शन और काम को अच्छे तरह से कर पाए। एमपीज को सैलरी और अलाउंसेस इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 106 में एमपीज की सैलरी से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है जिसमें भारत के एमपीज अपनी सैलरी को लॉ को पास करके डिटरमाइन कर सकते हैं और अपनी सैलरी को रिवाइज कर सकते आर्टिकल 106 के तहत। आर्टिकल 106 के तहत ही एमपीज को सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता था। इसलिए 2010 में अडवाणी जी ने एक ऐसे मैकेनिज्म की डिमांड की थी जिसमें एमपीज की सैलरी को रिवाइज करने से रिलेटेड एमपीज और पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड इन्वॉल्व नहीं होंगे। मेरा सुझाव होगा कि इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है और एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें मूलतः संसद को वेतन क्या मिले, अलाउंसेस क्या मिले, इसका निर्णय न संसद करे न संसद की कोई समिति करे। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए 2018 में फाइनेंशियल एक्ट 2018 को पास किया गया और फाइनेंशियल एक्ट 2018 रिलेटेड है एमपीज की सैलरीज, अलाउंसेस और उनकी पेंशन से रिलेटेड और ये इंश्योर करता है कि हर 5 साल में एमपीज की सैलरी को रिवाइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के तहत अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961।
और फाइनेंशियल एक्ट 2018 के पास होने के बाद इस लॉ ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत कम कर दिया गया। इस लॉ के तहत यह इंश्योर किया गया कि एमपीज की सैलरीज और अलाउंसेस और पेंशन को रेगुलर बेसिस पर और रेगुलर रिवाइज किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि एमपीज को पैसा मिलता कहां से है और पैसा देता कौन है। तो इसका जवाब है, इनको पैसा हमारी गवर्नमेंट के फंड, गवर्नमेंट के एक तरह से अकाउंट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट की सारे रिवेन्यूज और इनकम आती है, जिसमें से गवर्नमेंट अपने देश में चल रहे सारे कामों के एक्सपेंडिचर के लिए भी यूज करती है। उसमें से हमारे एमपीज को सैलरी और अलाउंसेस और पेंशन दी जाती है। 2020 के कोरोना टाइम पर एमपीज की सैलरी को 30% तक कट किया गया था। जहां पर 2018 के बाद एमपीज की सैलरी 1 लाख थी, उसे 2020 में 1 साल के लिए 30% तक कम कर दिया गया। इसका मतलब एमपीज की सैलरी 1 साल के लिए 1 लाख से 70,000 हो गई थी कोरोना के टाइम के दौरान। और इसी के साथ उनके अलाउंसेस में भी कट किया था और उनकी पेंशन में भी कट किया गया था 30% तक। और इस वीडियो में हमने उन सारी चीजों को डिस्कस किया है जिसने मुझे भी परेशान कर दिया था कि एमपीज को सैलरी कितनी मिलती है और उन्हें क्या सच में सैलरीज की जरूरत भी होती है और उन्हें सैलरी देता कौन है। जब वो इतने अमीर होते तो वो सैलरी लेते ही क्यों है। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है और मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखनी चाहिए एमपीज की सैलरी से रिलेटेड। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट में लिखें, उससे रिलेटेड वीडियो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा।